राम प्रताप जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी हम किसी को दिल्ली से कोई आता था, बॉम्बे से आता था, तो उसको लगता था कि रायपुर एयरपोर्ट पे ही पता नहीं उसको जो है नक्सलाइट पकड़ लेंगे। इस तरह का एक धारणा बनी हुई थी। जब राज्य का बंटवारा हुआ तो मैं पहले से जो है इंदौर में मैंने नौकरी की थी, भोपाल में की थी, जबलपुर में की थी, तो पता नहीं बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं उधर का ही रहने वाला हूँ। तो जब मेरा नाम छत्तीसगढ़ में आया तो कुछ लोगों ने कहा यार भाई वो पता नहीं वहाँ नक्सलाइट बहुत हैं। तो मैंने कहा यार रायपुर की लाइफ स्टाइल देख लो आके, तुमको पता चल जाएगा क्या है। बहरहाल नक्सलवाद समाप्त हुआ और बस्तर एक विकास की नई करवट ले रहा है। अगर हम दूसरे छोर पे आते हैं, हम जसपुर की तरफ आते हैं, तो हमको एक तरफ लगा हुआ उड़ीसा मिलता है, एक तरफ यूपी मिलता है, हमको 3-4 राज्यों की सीमा मिलती है और पूरा एक प्राकृतिक सौंदर्य मिलता है। पर यही जसपुर है जहाँ पर हमको कई अलग अलग धाराएं भी मिलती हैं। सगोड़ा आश्रम भी दिखता है, वनवासी कल्याण आश्रम भी दिखता है और कुनकुरी का चर्च भी दिखता है। तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या धार्मिक जागरूकता हो, यहाँ हमको दिलीप सिंह जूदेव भी याद आते हैं जो घर वापसी अभियान चलाते थे। हमको बहुत सारी चीज़ें याद आती है। तो जसपुर की पहचान एक अलग तरह से हमारे सामने आती है। अब ऐसे जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं उसका नाम ही जैसा है कि वो वनवासियों के बीच में छत्तीसगढ़ अपनी वन संपदा के लिए, अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। पूरे देश की सर्वाधिक वन संपदा यदि हम कहें, जो बड़ा क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ में है। हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनकी संख्या इतनी है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। और ये अच्छी बात है, अभी जो राम प्रताप जी कह रहे थे कि राज्य ने बहुत देर से इस बात को नेतृत्व ने समझा कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जबकि उनकी संख्या विधायक के रूप में एक प्रकार से डिसाइडिंग थी, बावजूद उसके उस पर विचार कम हुआ था। पर चूंकि वनवासी कल्याण आश्रम बहुत तरह से काम करता है, कुछ लोग उसके काम को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो मैं चाहूँगा कि श्रीपद जी यहाँ बैठे हैं, आप वनवासी कल्याण आश्रम की वो कौन सी गतिविधियाँ हैं जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं, या आपको लगता है कि अभी वनवासी कल्याण आश्रम को बदलते समाज में, क्योंकि ये समाज बदल भी रहा है और खुद वनवासी भी बदल रहा है, उसमें आपको किस तरह की चुनौतियाँ हैं और किस तरह से आपको काम करना। जय। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं जशपुर के लिए नया हूँ, यानी 3 साल हो गया। मैं ऐसा मूलतः कर्नाटक का हूँ, संघ का प्रचारक। लेकिन हमारे लिए जशपुर यानी गंगोत्री है। यहाँ वन गंगोत्री ऐसे वनवासी कल्याण काम यहाँ शुरू हो गया। इसलिए हर स्वयंसेवक, हर वनवासी कल्याण का कार्यकर्ता, उनका एक सपन रहता है एक बार जशपुर जाएं, उधर देखें। ऐसा सभी का मन में है। ऐसा मैं 2014 में इधर आया था, जब मैं प्रांत सह संगठन मंत्री था उस समय। बाद में मेरा कार्यक्षेत्र ही ये हो गया 3 साल से। एक तरफ धन्य है क्योंकि देशपांडे जी जैसा महान व्यक्ति बहुत दूरदृष्टि से कल्याण आश्रम का शुरू किया। इधर आते आते ही सभी, तो इसका नाम ही प्रारंभ में कल्याण आश्रम ही है। अभी यहाँ का लोग भी कल्याण आश्रम ऐसा ही बोलते हैं, ज़्यादा लोग वनवासी कल्याण ऐसा नहीं बोलते। लेकिन धीरे धीरे उसको स्पष्टता के लिए वनवासी ऐसा नाम आ गया, वनवासी कल्याण आश्रम ऐसा हो गया। सबसे आप पहले कहते हैं, मैं ऐसा 2014 से मैं कल्याण आश्रम में काम शुरू किया। मेरा प्रचारक जीवन तो उससे पहले ही 83 से शुरू हुआ है। तो अत्यंत लास्ट हम जो बोलते हैं, अंतिम घड़ी में जो रहते हैं, ऐसा लोगों का सेवा करने का मौका कल्याण आश्रम में ही मिलता है। जनजाति लोग रहते ही जंगल में ही, जनजाति लोग रहते हैं सीमा पर,
जनजाति लोग देश का जो सूक्ष्म प्रदेश है उसमें वही लोग रहते हैं। वहाँ तक जाके काम करना बहुत बढ़िया है। दूसरा क्या है, संस्कृति, परंपरा, अपने राष्ट्रीयता, हिंदुत्व हम जो बोलते हैं उसमें सभी से आगे है। मैं हैदराबाद में कई साल था, वहाँ का ट्राइबल म्यूज़ियम डायरेक्टर सत्यनारायण जी, वो पुस्तक अच्छे अच्छे लिखते हैं। वो बार बार यही बोलते हैं, हम जो हिंदू बोलते हैं, शुद्ध हिंदू यानी जो जनजाति लोग ही है, उन्हीं के पास सब कुछ अभी भी है, वैसा ही है। अपना संस्कृति, परंपरा, सब कुछ वहीं मिलता है। इधर का एक आप तो कल्याण आश्रम देखे हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैं सुना था, प्रत्यक्ष यहाँ अनुभव पाया। अपने कल्याण आश्रम परिसर में पीपल पेड़ बहुत है, उसमें मधुमक्खी है। गत 10-15 साल पहले लोक कला कार्यक्रम शुरू हुआ। जब शुरुआत हुआ उस समय पूरा मानधन वगैरह बजाते थे, उसमें मधुमक्खी काट दिया था। तब अपने छात्रावास में जो बच्चा था, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया, आप मधुमक्खी को पूजा नहीं किया है क्या? हमें आश्चर्य हो गया, पूछे क्या है? अपने बैगा रहता है, बैगा लोग पूजा कर रहे तो मधुमक्खी कुछ नहीं करता है। मैं प्रत्यक्ष देखा 3 साल पहले जब आया इधर, चतुरी से बैगा आता है, बैगा आके पूजा करते हैं। पूजा बहुत मंत्र वगैरह ऐसा नहीं हो, सीधा साधा पूजा हो। वो रानी माता कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम के लिए आपका परिवार से कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कृपया ये 2 दिन आपका परिवार का कोई नीचे नहीं आना है। और साधारण उधर अगरबत्ती, दूध, फूल, नारियल, इतना से वो इतना भाव से करते हैं। वो उपवास रख के भी आते हैं, आके करते हैं। वो इतना भाव से करते हैं ना, वो मानते हैं बाद में पूजा होने के बाद एक मधुमक्खी भी नीचे नहीं आता है। कार्यक्रम होने के बाद दूसरी दिन वापस पूजा करके आपका आशीर्वाद से अपना कार्यक्रम बहुत बढ़िया से हुआ। आपका परिवार पहले से ही सभी जगह जा सकते हैं, तब आते हैं। ये कितना भावबंधन हम सुने हैं, अपना ऋषि मुनि, उनका आश्रम में सभी ऐसा आत्मा का तादात्म्य भाव जो बोलते हैं, वो भाव से करने से वो मधुमक्खी उसको भी समझ में आता है, हमको ये करता है। ये कल्याण आश्रम के लिए हमारे लिए जो ये संस्कृति से हम प्रेरणा लेके काम करने के लिए ये कई चीज़ ऐसा है। आप दूसरा पूछे जो अभी कई सवाल, अभी चुनौतियाँ बहुत है। आजकल क्या है, अपना समाज को टुकड़ने करने के लिए अलग अलग लोग काम करते हैं। उनको क्या है, हज़ारों साल के बाद जो मुग़ल का पीरियड हो, बाद में ब्रिटिश क्रिश्चियन का पीरियड हो, ये पूरा होने के बाद भी जैसा ईरान, इराक पूरा बदल दिया उन्होंने। वहाँ पर्शियन लोग तो है ही नहीं, अभी नाम ही बदल गया। ऐसा भारत में हज़ारों साल रहने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ का डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हिंदू समाज को अलग अलग करना है। अभी बढ़िया चुनौती यह है, युवा लोगों के बीच में कई जो कल्याण आश्रम में संपर्क में नहीं है, उनको लगता है हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी अलग है, अपना सरना कोड अलग है। ऐसा उनका भ्रमाधीन करने का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वो अपने लिए चुनौती है। दूसरा, उनका संस्कृति परंपरा के साथ जुड़ के रहने के लिए कैसा करेंगे,
आपको मालूम है अभी डीजे सब कुछ आ गए, उनके बीच में भी है। ये होते ही उसको कल्याण आश्रम उसका रिकॉग्निशन करके उसके बारे में क्या करना है। अभी मैंने कहा पहले उनको हिंदू से अलग करने का जो है उसके बारे में तरह तरीका अपने से नरेटिव करने निर्माण करने का काम चल रहा है। उसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। धीरे धीरे सभी लोग को समझ में आ रहा है। अपना 3 घोष वाक्य है, नारा है। एक हम बोलते हैं तू मैं एक रक्त। दूसरा हमारा वाक्य है सेव कल्चर, सेव आइडेंटिटी, सेव नेशनलिटी। तीसरा है ग्रामवासी, वनवासी, नगरवासी, हम सभी भारतवासी हैं। जो दूसरा नारा जो है सेव कल्चर, सेव आइडेंटिटी, सेव नेशनलिटी, वो जनजाति लोगों को समझ में आ रहा है। अपना नृत्य परंपरा बाकी हम उसको ठीक से सेव करके संरक्षण करके आए तो हम बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बचे रहे हैं। ये अनुभव के कारण उसमें भी अपना विवेक चल रहा है। जो मैं बताया तीसरा, वो परंपरा के लिए इधर ही जो नाच वगैरह होते हैं, हर साल दिसंबर 26 जो कल्याण आश्रम का स्थापना दिन होता है, लोक कला कार्यक्रम अपना विद्यालय का सामने मैदान में ही होता है। पहले 10-15 नृत्य मंडली से शुरू हुआ, अभी करीब 170 नृत्य मंडली लोग आते हैं। वो लोग पूरा अपने ही नृत्य, अपने परंपरिका वो अभ्यास करके आते हैं। उसके लिए उसमें भी आपको आनंद का बात है, 99% उधर महिला लोग ही रहता है। केवल कुछ मानधन बजाने वाला पुरुष लोग रहता है। पूरा बहन लोग ही वो नृत्य मंडली में आते हैं। बहुत सुंदर, ये उनका पारंपरिक जो डीजे वगैरह उसका इफेक्ट से बाहर लाने के लिए भी बहुत अच्छा ये है। कल्याण आश्रम ऐसा अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। वो बच्चों के लिए संशोधन के लिए रिसर्च सेंटर दिल्ली में ही खुला है। जशपुर में बाला साहब देशपांडे जी का जो घर है स्मृति भवन हम बना रहे हैं, उसमें भी एक शोध संस्थान करने का योजना अपना है। ऐसा अलग अलग तरीका से कल्याण आश्रम ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो हमको कल्याण आश्रम किस किस तरह से काम कर रहा है, प्रकृति से हमारा किस तरह से जुड़ाव है। अभी आपने बताया कि मधुमक्खी की पूजा, देखिए निदा फाजली साहब का एक शेर है कि सबकी पूजा अलग अलग है, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। तो ये एक हमारी परंपरा है और लोग इस तरह से आदिवासी समाज में उसको आपने बहुत अप्रिशिएट किया। और आपने बताया कि किस तरह से नृत्य होता है और जब स्थापना पर और उसमें भी महिलाएं भाग लेती हैं, तो निश्चित रूप से केवल वनवासी समाज के सामने नहीं, पूरे भारतीय समाज के सामने इस समय एक बड़ा संकट है। एक संक्रमण काल से गुजर रहा है कि वो किस कल्चर को अपनाए, किस म्यूजिक को अपनाए। और जो रिमिक्स है, जो बाजार है, वो हमारी पूरी चीज़ों को जिस तरह नष्ट कर रहा है और बेचने के लिए आमादा है, उस पर हम लोग किस तरह से सतर्कता बरतेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी के लिए दिसंबर 26 के लिए मैं आमंत्रण देता हूँ, कृपया आ जाइए।